तो जैसे कि आप सभी को मालूम है, हमारा आज का टॉपिक्स है ABC ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग का ABC क्या है? यानी कि हम धरातल से चलेंगे, यानी आज हम बेस पे बात करने वाले हैं, ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं बात करेंगे। आज हम कुछ जो किसी भी बिजनेस को करने के लिए, किसी भी सिस्टम को करने के लिए जो हमें एक स्पेशल नीड्स की जरूरत होता है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि इस बिजनेस में हम कैसे आगे जा सकते हैं, आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं। क्योंकि मैंने ये टैगलाइन ही दे दिया, आप बनेंगे करोड़पति नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। आज ने अगर आपने ये 1 घंटा का सेशन पूरा कंप्लीट किया तो, क्योंकि मैंने बहुत सारे जो 6 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है, जो मैंने फेज किया, मैंने जो भी चीजें किया, मैं वो सभी चीजें के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आज शुरुआत करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के इतिहास से लेकर के। आखिरकार नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास क्या है, द फिलॉसफी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग का फिलॉसफी क्या है, इसका दर्शन क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में अगर हम समझे तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को अगर आप देखेंगे 1886 में ही इसकी थोड़ी सी भनक लग चुकी थी 1886 में। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को पूरे दुनिया में फैलने में, जानने में, इसके एक सिस्टम के बारे में पता चलने में, सिस्टम को बनने में कुछ बरस बीत गए। मैं आपको बता दूं नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास का तो 1934 में, जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं शुरुआत करता हूं। तो आइए सबसे पहले हम नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास के बारे में जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग की आखिरकार शुरुआत दुनिया में कैसे हुआ, आखिरकार कब हुई इस नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत, दुनिया के लोगों को, पूरे दुनिया के लोगों को कैसे इसके बारे में पता चला। और एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो हमें हमेशा सुनने को भी मौका मिलता है, आप लोगों ने भी कई बार सुना होगा, क्या सुना होगा, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता जो होती, आविष्कार की जननी होता है। जब तक आवश्यकता दुनिया में किसी चीज का नहीं पड़ता है तो वो आविष्कार भी नहीं होता है, तब ही किसी चीज का आविष्कार होता है, उसका आवश्यकता होता है। नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत भी उसी तरह से हुआ। नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत भी उसी तरह से, उसका भी कहानी भी इस तरह से है, कहानी भी सेम शुरू होती है उसी तरह से। 1934 में, 1934 में जब कैलिफोर्निया विटामिन्स की शुरुआत होती है, जो एक कंपनी थी, और अगर देखा जाए और हमें इसके बारे में 1934 में कैलिफोर्निया विटामिन्स को अगर आप देखेंगे तो विटामिन बनाने वाली कंपनी थी। 1934 में वो कंपनी शुरू हुआ, विटामिन बेचता था, मल्टीविटामिन। लेकिन अगर इसको और हम पूरा डिटेल से बढ़ेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास के पीछे, तो हमको कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। 1915 से लेकर 1927 के बीच में कार्ल रॉनबर्ग, अगर देखा तो चाइना के अंदर में वो काम कर रहे थे, वहां वो काम करते थे, वो अमेरिका के थे लेकिन वो चाइना में काम कर रहे थे। चाइना में काम करते करते वो देखा, उन्होंने एक चीजें देखा कि जो लोग शहर में हैं, जो लोग शहर में हैं वो ज्यादा कुपोषित हो रहे हैं, मल न्यूट्रिशन के शिकार हो रहे हैं, और जो गांव के लोग हैं उनमें कुपोषण नहीं है। तो आखिरकार क्या है इसका रीजन? तो उन्होंने देखा जो गांव के लोग थे उनके पास प्रचुर मात्रा में फल था, सब्जियां था, उनके पास बहुत सारे फल थे, सब्जियां थे, और गांव के लोग उस प्रचुर मात्रा में उसको इस्तेमाल कर रहे थे, अधिक मात्रा में सेवन कर रहे थे, जिसके कारण से उनको कई सारे न्यूट्रिशन मिल रहा था, जिससे वो कुपोषण के शिकार नहीं हो रहे थे। लेकिन शहर के लोग अगर आप देखें कुपोषण के शिकार हो रहे थे। ये देखकर उनको ये समझ में आया कि हमारे भोजन में, ये बात को समझ में कर आया कि गांव के लोग कम कुपोषित हो रहा है, शहर के लोग ज्यादा कुपोषण के शिकार और मल न्यूट्रिशन के शिकार हो रहा है। तो ये देखकर उनको ये समझ में आया कि हमारे भोजन में कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स मिल जाए जो पौधों से मिलकर आए, जो पौधों से मिलकर आए, जो न्यूट्रिएंट्स हमें अपनी भोजन में नहीं मिल पा रहा है उसको ये क्या करे, पूर्ति कर पाए। तो ये चीजें जो है उनको समझ में आया उस समय जब वो रिसर्च किया। इसी बीच इसके बारे में बढ़िया से समझने के बाद वो 1927 में वो अमेरिका लौटकर आए और वो एक लेबोरेटरी की शुरुआत किया, और उस लैब में उन्होंने 6 वर्षों तक रिसर्च किया। और रिसर्च करने के बाद उन्होंने 1934 में कैलिफोर्निया विटामिन्स की शुरुआत किया, और दुनिया में पहला मल्टीविटामिन सप्लीमेंट था वो। अब हुआ क्या, जब ये सप्लीमेंट आया तो दुनिया में वो पहला मल्टीविटामिन सप्लीमेंट था, और लोगों को समझना थोड़ा सा मुश्किल था।
जो लोग इसे इस्तेमाल कर रहे थे उनका तो फायदा समझ में आ रहा था, उनको तो समझ में आ रहा था, लेकिन प्रॉब्लम कहां था? ये ना तो वो फूड था और ना तो वो मेडिसिन था। आप ध्यान से समझिएगा, जो उस समय आया ना तो वो फूड था और ना तो वो सप्लीमेंट था, मेडिसिन था, सॉरी। ये फूड और मेडिसिन का हाइब्रिड था। इसके चलते इसे दुकानों में, अमेरिका की सुपरमार्केट में, फार्मेसी में, मेडिकल स्टोर में, वहां पर लोग इसको नहीं रखते थे, वहां से इनकी बिक्री नहीं हो पा रहा था। जब बिक्री नहीं हो रहा था तो उनकी पत्नी ने इनको सलाह दिया, ऐसे तो इसकी बिक्री हो नहीं रही है, तो आप क्या करिए, खुद का एक सेल्स फोर्स तैयार करिए, खुद का एक फौज तैयार करिए जो आपको बेचे, सेल्स खुद तैयार करिए और आप लोगों को ट्रेन कीजिए, उन लोगों को विटामिन के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में उनको जानकारी दीजिए, उनको ट्रेनिंग दीजिए, जिससे क्या हो, वो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता सके। और ये क्योंकि उस समय एक प्रॉब्लम और था, विटामिन के बारे में उतना कोई जानता भी नहीं था और ये मुश्किल था ये कंज्यूमर को समझाना कि ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के अंदर में कई सारे विटामिन एक प्रोडक्ट के अंदर से कई सारे विटामिन मिल सकता है। और आप सभी लोगों को अभी लगता है कि कोई बड़ा बात थोड़ी है, एक प्रोडक्ट में विटामिन है, विटामिन सी, विटामिन बी, 2-3 तरह का विटामिन मिलना कौन बड़ा बात है। लेकिन उस समय जब दुनिया को मालूम नहीं था तो बहुत बड़ा बात था, उस समय के लिए बहुत आश्चर्य लगता था। इन्होंने क्या किया, वो लोग जो इनसे वो प्रोडक्ट को यूज किया था, कुछ फायदा हुआ था, उसको वो ट्रेन करना शुरू किए, उसको जानकारी देना शुरू किए, उसकी ट्रेनिंग देना शुरू करिए और उसको सेल्स फोर्स तैयार करना शुरू किए। तो फिर क्या हो गया, जब उसकी ट्रेनिंग मिल गई तो फिर रिक्रूटमेंट होता था, सेल होता था, रिक्रूटमेंट होता था, ट्रेनिंग होता था। इस तरह से जाकर के धीरे 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 लोग समझने लगे। 1934 में, यानी 5 बरस बाद, 1934 के बाद 1939 में कंपनी का रीब्रांडिंग हुआ। उसके बाद वो दूसरे नाम से जानने लग गए। फिर उसके बाद सिनारियो ही बदल गया इस बिजनेस का। उसके बाद 1945 में, अगर देखा जाए तो 1945 में, 1939 के 6 साल बाद 1945 में, 6 बरस बाद इन्होंने मार्केटिंग के एक नया स्ट्रेटेजी लेकर के आया। इन्होंने मार्केटिंग का एक नया तरीका पेश कर दिया और उसी तरीका को ही मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम से जाने लगा। 1945 प्लान का क्या था, इस सिस्टम का क्या फायदा था कि जो कोई बंदा अगर है कुछ चीज को सेल कर रहा है तो उसको फायदा का तो, उसके बेचने का तो जो फायदा मिलेगा ही मिलेगा, बल्कि वो दूसरे लोगों को भी रिक्रूट कर सकता है, उसे ट्रेन कर सकता है, उसको सिखा सकता है। जिससे फायदा क्या होगा, जब वो लोग भी इसके बारे में जाकर के लोगों को बताएगा, उसके बारे में समझाएगा, तो उसको भी, उससे क्या आएगा, उनके काम को भी उनका फायदा मिलेगा। यही मल्टी लेवल मार्केटिंग का फायदा है। मल्टी लेवल मतलब एक से ज्यादा लेवल, कई लेवल से फायदा मिलेगा। सबसे पहले का फायदा यह कि वो खुद जो सामान आप प्रोडक्ट को सेल करेंगे उसका तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपकी टीम में आपने उनको ट्रेन किया, आप उनको समझाया, और वो जो लोग भी जितना प्रोडक्ट को वो सेल करेंगे, जितना प्रोडक्ट को वॉल्यूम जनरेट होगा, चाहे जितने भी लेवल में हो, मैंने आपको जैसे भी गया, वो सारे लेवल से हमें पैसा आता है। यही मल्टी लेवल मार्केटिंग का इतिहास है। क्योंकि और उसके बाद अगर देखा जाए तो उसके बाद ये इंडस्ट्री जो है बहुत ही तेजी से बढ़ते जा रहा है। अभी तक दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री है। दुनिया में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री है। धीरे धीरे इंडस्ट्री का ग्रोथ होते गया, डॉलर, उसके बाद कई सारे ऑर्गेनाइजेशन का इसको सिक्योरिटी के, इसको बिजनेस को और आगे ले जाने के लिए, इस इंडस्ट्री को और ग्रो करने के लिए कई सारे ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण हुआ। 1978 में WFDA से वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग की स्थापना हुआ, जो कि अगर वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग को अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एक ग्लोबल बॉडी है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में मदद करता है, जिसमें 60 से ज्यादा देशों के डायरेक्ट सेलिंग संस्थाएं इसमें इनरोल है। और इसकी स्थापना 1978 में हुआ। आप इमेजिन कर सकते हैं। आप लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग आज समझ में आया, आज मिला, वो बात अलग है, लेकिन ये इंडस्ट्री जो है बहुत ही समय से चलता आ रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर भारत के अंदर में 1996 में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का
शुरुआत हुआ, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में 1996 से ही यहाँ पे कार्यरत हुआ। 1996 से ही ये बिजनेस आगे जाना शुरू हुआ। 1996 में ही डीएक्सन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में आया। और आपको बता दें 1996 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जब इंडिया में आया, उसके 2-3-4 साल बाद ही प्रोफेसर सर इस इंडस्ट्री में आए। 2000 के अंदर में डीएक्सन की शुरुआत हुआ। आप इमेजिन कर सकते हैं कितना जल्दी उन्हें समझ में आ गया। कुछ लोग जो है इस इंडस्ट्री को समझने में 5 बरस 10 बरस बिता देते हैं। ये दुनिया की सबसे पावरफुल इंडस्ट्री है, अगर हम इसको बढ़िया से समझे तो दुनिया की सबसे पावरफुल इंडस्ट्री है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो भारत सरकार पहले तो सरकार को भी समझ में नहीं आता था ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अधीन आता है, कॉर्पोरेट अफेयर्स के आता है, किसके डिपार्टमेंट्स में आता है, किसी को समझ में नहीं आता है। लेकिन 2016 में भारत सरकार को भी इंडस्ट्री समझ में आ गया, ये बहुत ही पावरफुल इंडस्ट्री है, ये लीगल इंडस्ट्री है। इससे दुनिया में बेरोजगारी कम हो सकता है, इससे हमारे देश के अंदर में गरीबी दूर हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो सकता है। इसी के लिए भारत सरकार ने 2016 में भारत सरकार ने 2016 में डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन 2016 लॉन्च किया। जब वो लॉन्च हुआ तो कई सारी कंपनियां बंद हो गया, हजार कंपनियां बंद हो गया। जो इलीगल कंपनियां था, मनु सर्कुलेशन कंपनियां था, पॉन्जी स्कीम की कंपनी था, पिरामिड के बेस पे वो काम करता था, हजारों कंपनियां बंद हो गया। बस जो अच्छी कंपनियां था, लीगल कंपनियां था, जिसके अंदर जो पावरफुल कंपनियां था, वही सिर्फ मार्केट में बचा। यानी कि इससे ये समझ में आता है भारत सरकार ने गाइडलाइन को लाकर के हम सभी के लिए और सेफ कर दिए और सुरक्षित हो गए हम सभी लोग। तो आप ये खुद सोच सकते हैं कितना बड़ा इंडस्ट्री है, जिसे अब हमारे देश सरकार भी इसको प्रमोट कर रहा है। हर साल अगर आप देखेंगे तो हर महीने इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के द्वारा भी कई सारे कैंप क्लब आयोजित किया जा रहा है अलग अलग राज्यों में। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के कई सारे मंत्रियों उसमें इस बिजनेस को, इस इंडस्ट्री में आईडीसी की मीटिंग में बहुत सारे लोग आते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। यानी कि अगर आप देखें तो एक बहुत ही बड़ा प्रोफेशन है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। अब इसके बारे में हम ज्यादा इसके कुछ चीजें जो समझ में आ जाने के बाद ना, इस बिजनेस को डायरेक्टली हमें शुरुआत कर देना चाहिए। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे तो इससे यह समझ में आता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का इतिहास बहुत ही सालों से बहुत ही अच्छा रहा है। बहुत ही सारी चीजें, और हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ चैलेंजेस आता है। बिना चैलेंजेस का कोई इंडस्ट्री ज्यादा ग्रो नहीं करता है। हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ चैलेंजेस है, लेकिन इंडस्ट्री अगर अच्छा है तो चैलेंजेस धीरे धीरे सब अपने आप खत्म हो जाता है।